मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। चलें ठीक है। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी आपकी स्क्रीन विजिबल है। मैम कल ये जो आपने क्लास बनवाई थी, ये जो ऊपर किया था, ये पैजिनेशन का ये तो हो गया था। जो ड्रॉप डाउन बटन है ना मैम, मेरा ये शो नहीं हो रहा, ये देखिएगा। इसमें भी जो पैजिनेशन में भी ये नेक्स्ट वाला जो है, ये इस तरह से बटन आ रहा है, जो कि इसका साइड पे भी मार्जिन है और अंदर भी। और ड्रॉप डाउन बटन का बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, एक तो चीज मैं देख रही हूँ आपकी पेजिनेशन में जो लास्ट वाला लिस्ट आइटम है ना, लास्ट जी जी। वाला, उसमें आपने क्लासेस जो हैं वो लिंक आइटम, लिंक को भी जो है वो पेज लिंक की क्लास दी है, और जो हमारे पास आ, ये एंकर टैग को भी पेज लिंक की क्लास दी है। तो मे भी इस वजह से जो है वो इशू आ रहा है, इसको आप ठीक करें और देखें। यस मैम, अब सही हो गया। और ड्रॉप डाउन बटन का मैम, ये काइंडली ये भी देखिएगा। जी मैं आपका कोड देख रही हूँ। अच्छा, ये जो आपने क्लास दी है ना, बटन बटन प्राइमरी टोगल, तो मेरे ख्याल से ये क्लास जो थी बटन थी और बटन प्राइमरी थी। ठहर जाए, मैं अपना जरा ना कोड ओपन करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ और आपको बताती हूँ। ओके मैम। जी मिस आयशा, ये वाली क्लास में प्रॉब्लम है। यहाँ पे पहली क्लास है बटन, सेकंड है बटन हाइफन प्राइमरी, और थर्ड क्लास है हमारे पास ड्रॉप डाउन हाइफन टोगल। तो वो आपने इकट्ठी मिक्स की हुई है सेकंड और थर्ड क्लास को। मैम ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर है। यस एग्जैक्टली। यहाँ पे बटन प्राइमरी अलग क्लास है। हम्म। तो इसको और क्लास ही मेंशन करूंगी ना मैं फिर? नहीं 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 नहीं, बस आप सिंपल इसको बटन प्राइमरी रहने दें, बटन हाइफन प्राइमरी लिखें, स्पेस दें। हम्म। अब BTN बटन BTN, जे। हाइफन हम्म। प्राइमरी, एंड देन आप अगेन स्पेस देंगी। जी। अब ड्रॉप डाउन लिखें, हाइफन टोगल, ये नीचे आपको आई थिंक शो भी करवा रहा है, हाइफन टोगल। हाइफन, ये नीचे इधर। जी, ये। यस। इसको सेव करें। ये आपके पास तीन क्लासेस हैं। फर्स्टली जो है वो बटन, जिससे आपको बटन शो करवा रहा है। सेकंड है जी। बटन प्राइमरी, जिसपे आपका कलर जो है बटन का डिसाइड हो रहा है, ब्लू कलर। थर्ड जो है वो ड्रॉप डाउन टॉगल, यानी कि वो बता रहा है कि ये जो बटन है ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू को शो करवाने वाला है। ये तीन क्लासेस यहाँ पे यूज हो रही हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, बाकी सब कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैम आप कैसे हैं? ठीक है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसा है कि आप लोगों को असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं? जो हमारी असाइनमेंट 1, 2 और 3 अब तक हो चुकी है, उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो? या किसी को प्रॉब्लम आ रही हो असाइनमेंट को जो है वो करने में? अच्छा, किसी का कोई इशू है तो आप लोग जो है वो अभी जो है वो डिस्कस कर लें, ठीक है?
अच्छा, ऐसा है कि मेरे पास जो था वो टाइम पीरियड जो था वो HTML CSS और बूटस्ट्रैप को पढ़ाने का वो काफ़ी शॉर्ट था। तो मैंने अपनी फुल ट्राई की थी कि आपको इन 5 डेज के अंदर मैं जितना मैक्सिमम हो सके आपको जो है पढ़ा सकूं HTML CSS के बारे में और बूटस्ट्रैप के बारे में। तो अभी तक जो हमने पढ़ लिया है ना, इससे आपको आगे जाके जो है वो कोई भी मुश्किल नहीं होगी, कोड को समझने में या सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, आगे जाके जब आप लोग बिल्ट इन अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे तो ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी। बेसिकली आपकी बेस जो है वो एक बन चुकी है। ठीक है, तो अभी जो है इस पे बिल्डिंग ब्लॉक्स हम रखेंगे। ठीक है, हमारी जो है थीम डेवलपमेंट होगी और प्लगइन डेवलपमेंट आगे जाके होगी। तो मेरा जो था अभी तक जो है वो टास्क कंप्लीट हो चुका है। आज से हम जो है वो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि सर कुर्बान जो है वो जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप HTML को या CSS को या बूटस्ट्रैप को थोड़ा सा डिटेल में, बूटस्ट्रैप को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वो आप लोग यूज करते रहेंगे ना तो वो आपको आती रहेगी साथ साथ। लेकिन अगर आप इसको डीप डाउन जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, आप जो है HTML की खुद से जो है वो वेबसाइट्स क्रिएट करने की कोशिश करें। वो उससे ये होगा कि आपको आगे जाके जब आप अपना प्रोजेक्ट करेंगे ना वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, मेनली तो हम थीम डेवलप करना सीखने वाले हैं, प्लगइन डेवलपमेंट सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आप HTML की वेबसाइट्स खुद से जो है वो HTML और CSS को यूज करके और बूटस्ट्रैप को यूज करके डिजाइन करेंगे ना, तो आपको आगे जाके इससे बहुत हेल्प होगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप मजीद जो है इसमें इंडल्ज हो, इसको मजीद सीखें। ठीक है, नहीं तो अभी तक जो हमने सीखा है वो आपको आगे जो है वो फुल जो है वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी जो है सर कुर्बान को मैं बुलाऊंगी। सर कुर्बान, आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो मैम अभी। इसके डब्ल्यू, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जी जी। डब्ल्यू W3 स्कूल ही वेबसाइट है, इसके अलावा भी और कुछ अच्छी हैं तो काइंडली वो फिर शेयर कर दीजिएगा स्लैक पे। जी, ऐसा है कि बहुत से रिसोर्सेज है आपके पास। W3 स्कूल्स वेबसाइट है, आप वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको रीडिंग से सीखना पसंद नहीं है, मतलब W3 स्कूल में आपको खुद से पढ़ना पड़ता है, तो अगर आपको जो है यूट्यूब की वीडियोस से सीखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, बेतहाशा जो है वो वीडियोस जो है वो वहां पे पड़ी हैं। आप मजीद इसको सीखें। ठीक है, आप लोग जो है वो खुद से जो है वो इसको करें और ढूंढेंगे तो आप जब ढूंढना शुरू होंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो और किसी का जो है हमारा इन 5 डेज में जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ ले, नहीं तो फिर जो है वो सर कुर्बान जो है वो अपना जो है वो जावास्क्रिप्ट का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी सर उमैर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने बताना था अभी, बहन ने पूछा कि वो कोई वेबसाइट है, तो एक वेबसाइट है माइंड लस्टर। जी जी। उधर तकरीबन तमाम जो ये ना अवेलेबल है, हर जितनी भी फील्ड्स है ना उनके तमाम कोर्सेज अवेलेबल है। और उसके अलावा एक और है कि आप कोर्सेज का नाम लिखें और गूगल ड्राइव का नाम लिख दें तो वो मतलब गूगल ड्राइव में भी कोर्सेज आ जाते हैं। जी वेरी गुड। आप ऐसे जो है ना नॉलेज जो है वो स्लैक पे जो है वो चैनल पे शेयर करें ताकि बाकी लोग जो है जो क्लासेस में नहीं भी हैं तो वो लोग जो है वो इससे फायदा उठा सके। जी जी, नेम जी लिख मैम। के और स्पेसिफिकली आप मेंशन कर दीजिएगा। मैम एक मेरा ये जितनी हमने सीखा है, क्योंकि मैंने तो भी ये मेरी थर्ड क्लास है, तो जितना जो जो टॉपिक कवर किया जी जी। है HTML CSS में, जो जो हमने मतलब, तो इतना ही यूज होगा आगे। अच्छा, ऐसा है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, HTML में मैंने आपको टैग्स पढ़ाए, ठीक है, एलिमेंट्स पढ़ाए, तो HTML में इसके अलावा भी बेतहाशा टैग्स होते हैं। ठीक है, वो अगर सारा पढ़ने लग जाए तो एक एक लैंग्वेज को प्रॉपर जो है वो एक 1 से 1.5 महीना लगेगा एक लैंग्वेज को अगर हम डिटेल में सीखेंगे। जी जी लेकिन ऐसा है कि जब हम वीडियोस देखते हैं ना, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो वीडियोस देख के हम एक टैग को सीख लेंगे, दूसरे को सीख लेंगे, तीसरे को सीख लेंगे, लेकिन वो वक्ती तौर पे हमें याद होगा। 4 दिन बाद, 10 दिन बाद हम उन टैग्स का इस्तेमाल भूल जाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि आप लैंग्वेजेस को छोड़ें, आप प्रोजेक्ट्स बनाएं। जब आप प्रोजेक्ट्स में खुद से यूज करेंगे ना, डिफरेंट टैग्स आपके पास आएंगे। आप जब उसको इस्तेमाल करेंगे, एरर्स
आएंगे, बग्स को फिक्स करेंगे, तब वो चीज जो है ना वो आपके जहन में बैठेगी, ठीक है। वो बार बार जब यूज होगी, एक बार अगर आप पूरा कोर्स देख लेंगे, ठीक है, वो आप 10 दिन बाद जो है वो भूल जाएंगे, ठीक है, कि ये कौन सा टैग था या कौन सा टैग था, याद नहीं आप कर सकते उसको जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आप इम्प्लीमेंट करें, आप खुद से जो है वो छोटे 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 प्रोजेक्ट्स करें, लिंक्डइन पे जो है वो उन प्रोजेक्ट्स को शेयर करें, ऐसे आपकी लिंक्डइन पे भी जो है वो अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। लिंक्डइन पे मैं आपसे सबको ये कहूंगी कि जो अब तक नहीं भी है, न्यू है, तो वो लिंक्डइन पे जरूर आए। डॉक्टर जफर जो है वो हमें मशवरा देते हैं कि लिंक्डइन पे डेली पोस्टिंग आपने जरूर करनी है, ठीक है। तो वो आए, आपके जो है वो प्रोफेशनल करियर के लिए जो है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप कोई जॉब्स वगैरह सर्च कर रहे हैं, तो अगर आप लिंक्डइन पे नहीं है, सर जफर के अकॉर्डिंग अगर आप लिंक्डइन पे नहीं है, तो इसका मतलब कि जो है वो आप अभी बच्चे हैं, आप अभी एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप लोग लिंक्डइन पे आए, अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं, वहां पे पोस्ट करें, शेयर करें, लोगों को दिखाएं अपनी प्रोडक्टिविटी की, हम मेहनत कर रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो ऐसे ही आप लोग सीखेंगे। मैं ओके इसमें कुछ मैम, ऐड करना थैंक यू। चाहूँगा कि जो सर, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है HTML सीखने की, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही हमने सिखा दी है, उतनी कवर करवा दी है। बाकी ये है कि अब इसके बाद जावास्क्रिप्ट के कुछ फाउंडेशंस हैं, फिर उसके बाद PHP की हैं, और फिर उसके बाद जब हम वर्डप्रेस के अंदर जाएंगे तो आप इन्हीं चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप साथ साथ सीख रहे होंगे, तो इस तरह आपकी जो लर्निंग है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। अगर हम डायरेक्ट HTML को सीखने के लिए जाएं, जैसे मैम फातिमा ने बताया, उसके 560 टैग्स हैं, तो अगर हम 560 टैग्स करें तो आई थिंक 6 मंथ्स जो है वो भी कम पड़ जाएंगे। जो फाउंडेशंस हैं वो आपके क्लियर हो गए हैं, तो अब आपके लिए काफी आसान हो जाएगा आगे इस चीज को इम्प्लीमेंट करना। एग्जैक्टली सर। जी अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें अभी, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। मैम, फ्लेक्स में जो डिव्स होती हैं मजीद, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा था, कल सर कुर्बान ने करवाई थी, तो उसमें टेक्स्ट वो सेंटर में कैसे करना है? सर वकास, आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं? आपका इशू जैसे आ रहा है हम उस तरह से आपको बता दें। फिलहाल इश्यू है कि मैं मोबाइल में हूँ, लाइट नहीं है, लैपटॉप चल नहीं रहा, और डेमो दे दे अगर इधर। ओके, गिव मी मिनट, अच्छा। मैं ना एक जी। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं? मैंने ट्राई किया था, उसमें भी बता दीजिएगा। जी मैम। ओके सर। सही है, जिस तरह से आप लोगों ने कल फ्लैक्स का बताया था, मैंने उस तरह से ट्राई किया था। अब सर का क्या क्वेश्चन है वो बता दें काइंडली। पेज को रन करें, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ना, ये सेंटर पे नहीं आ रहा है, ये राइट साइड पे आ रहे हैं ना, टॉप पे, लेफ्ट साइड पे। जी अच्छा, चाहता इसका हूँ ना कि एक आसान तरीका है। जी जी। ये देखें, इस टाइम पे हमारे पास ये है कि हमारी एक मेन डिव है, ठीक है, एक फर्स्ट डिव है, बल्कि उसके अंदर 3 डिव्स हैं। तो ये जो डिव है, ये पहली वाली, अगर आप इसका टेक्स्ट सेंटर में करना चाहते हैं तो आप इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें, अलाइन आइटम सेंटर कर दें, और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर कर दें, ठीक है। तो उससे ये होगा कि ये लेफ्ट टू राइट भी सेंटर हो जाएगा और टॉप टू बॉटम भी सेंटर हो जाएगा, तो ये टेक्स्ट जो है इसका एलिमेंट ये सेंटर में आ जाएगा। अदरवाइज एक और होता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, वो भी हम यूज कर सकते हैं, वो शॉर्टकट है इसका एक। लेकिन आपने अगर बिल्कुल सेंटर में लेके आना है तो किया था मैंने, दूसरा काम है। नहीं, वर्क नहीं कर रहा। जी सर, आप ये तरीका यूज करके देखेंगे, आपने जो उसके अंदर डिव बनाई हुई है उसको भी आप फ्लेक्स बना के उसका कंटेंट सेंटर करें और जस्टिफाई भी सेंटर करें, तो आई थिंक वो हो जाता है। सर मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं? जी मैम, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम
जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। और जावास्क्रिप्ट जो है जो अभी तक हमने जो पढ़ी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। जो जावास्क्रिप्ट है वो डायनामिकली टाइप्ड बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये वेबसाइट में लाइव इंटरेक्शंस ऐड करने के लिए यूज़ होती है। तो मैं थोड़ा सा इसका डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से लाइव इंटरेक्शंस ऐड करती है जावास्क्रिप्ट। तो इसमें मैंने थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट ऐड की है ताकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकूँ कि किस तरह से हम इसमें लाइव इंटरेक्ट करके इसमें फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बटन है और ये भी एक बटन है, सेकंड बटन है। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे जो करंट डेट है आज की वो मुझे डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो ये लाइव इंटरेक्शन थी, मैंने जैसे ही क्लिक किया उसने मुझे जो आज की डेट थी वो डिस्प्ले करवा दी। अभी इसको मैं हाइड करना चाहूँगा तो मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो ये हाइड हो जाएगी। तो शो हाइड इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में लाइव इंटरेक्शंस ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। अब ये सेकंड एग्जांपल है, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ और टर्न ऑन। तो ये एक इमेज है बेसिकली। ठीक है, और इसका जो सोर्स है वो चेंज हो रहा है। ये दो इमेजेस है, जब मैं टर्न ऑफ ऑन करता हूँ तो ये एक और इमेज यहाँ पे शो करवा देता है, जब मैं टर्न ऑफ करता हूँ तो ये ओल्ड इमेज को ही शो करवाने शुरू कर देता है। ठीक है, इसी तरह से एक थर्ड एग्जांपल है कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये इस जो हेडिंग है जो कि HTML की है उसका टेक्स्ट को कलर को चेंज कर देगा। ठीक है, इस तरह से। और ऐसे ही ये जैसे मैं होवर करूंगा इसके ऊपर, मैंने होवर किया तो इसका इस पूरे डॉक्यूमेंट का इसने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। और एक साथ में एक और है, ये मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसने इसका कलर चेंज कर दिया पूरे डॉक्यूमेंट का। तो इस तरह के लाइव इंटरेक्शंस आप देखेंगे जब हम डोम पढ़ेंगे। डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। जैसे ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट, ये HTML है और इसकी जो टाइप है मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो अब देखेंगे एक डॉक्यूमेंट है, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, ये नीचे थोड़ा सा शो हो रहा है इसकी टाइप। तो डोम इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो क्योंकि वेब वेब में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है तो इसलिए हम इसको भी पढ़ रहे हैं। हमें थीम जब हम डेवलप करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपनी वेब में, अपने थीम में लाइव इंटरेक्शन ऐड करने के लिए। तो हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम डोम की तरफ आएंगे। डोम एक अलग टॉपिक है और जावास्क्रिप्ट की बेसिक जो है वो अलग से है। तो हम शुरू से बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डाटा टाइप्स और जो भी इसमें वेरिएबल्स होते हैं। तो मैंने अभी एक न्यू फोल्डर बनाया है क्लास 1 के नाम से, और इसमें मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html के नाम से। और एक और मैंने फाइल क्रिएट की index.js के नाम से। ठीक है, अभी इसमें मैं अपना HTML का जो बॉयलर प्लेट कोड है उसको मैंने ऐड कर लिया। अब इस डॉक्यूमेंट के साथ मैंने जावास्क्रिप्ट को ऐड करना है, मतलब लिंक करना है। जिस तरह हम CSS को एक्सटर्नली लिंक करते थे, इसी तरह से हमने जावास्क्रिप्ट को भी इस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना है। तो इसके भी अच्छा सर, जैसे पहले ना, जी जी, पहले जी इसके सर, अंदर स्क्रिप्ट टैग से बता दें तो आई थिंक वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स को जी समझना। जी, जी सर, मैं वही बताने लगा। अच्छा, इसके अंदर ही अगर आपने जावास्क्रिप्ट को लिखना है, मतलब इसी फाइल के अंदर, तो आप स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट लिखा तो मैं एंटर करूंगा तो ये क्लोजिंग टैग भी और एंडिंग टैग भी इसका ऐड कर देगा। ठीक है, तो आप अब इसके अंदर अपना पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे अपना HTML का कोड लिखा, यहाँ तक आप लिखते गए तो नीचे आप इस यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। लेकिन क्योंकि वो थोड़ी सी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहें तो हम इसको एक फाइल से लिंक कर देते हैं और उसका हम सोर्स दे देते हैं। मैंने SRC लिखा और मैंने एंटर किया तो ये मुझे डबल कोट्स में उस सोर्स मांगेगा, उस फाइल का जो मैंने लिंक करनी है। तो मैंने index.js यहाँ पे लिखा तो ये अब इस डॉक्यूमेंट के साथ, इस HTML के साथ ये वाली फाइल लिंक हो गई है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसका सोर्स दे दिया। तो एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम CSS ऐड करते हैं या CSS लिंक करते हैं
तो हम उसको हेड टैग में एंटर करते हैं, यहाँ पे लिंक करते हैं इसको। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं या जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हैं तो हम बॉडी टैग के एक लाइन ऊपर ऐड करते हैं या एंड पे ऐड करते हैं। वो इस वजह से कि जो हमारी स्टाइलिंग होती है, कोई भी वेबसाइट लोड हो रही होती है ना जब, तो वेबसाइट पे बहुत सारा कंटेंट होता है, यहाँ पे इसमें वीडियोस होंगी, इसमें टैग्स होंगे, इसमें फाइल्स होंगी, पिक्चर्स होंगी। तो जब ये लोड होगा ना तो थोड़ा टाइम लगेगा वो चीज़ें सारी लोड होने में, आपकी इंटरनेट की स्पीड की बेस के ऊपर, मतलब उसके ऊपर बेस करेगा कि वो कितना जल्दी लोड होगा। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो वो थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसमें तो कुछ है नहीं, मतलब कुछ हेडिंग है और एक दो इमेज है, इसमें इतना कुछ कंटेंट नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं, कुछ स्लोली लोड हो रही होती हैं, कुछ फास्ट लोड हो रही होती हैं। तो स्टाइलिंग हम इसलिए ऊपर ऐड करते हैं कि जो जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड हो तो उसके साथ ही स्टाइलिंग लोड हो, क्योंकि स्टाइलिंग अगर लोड नहीं होगी फौरन तो जो हमने अलाइन की होंगी अपनी डीव्स और अपने टेक्स्ट को और अपनी हेडिंग्स को, जो अलाइन की होंगी ना, वो शुरू में थोड़ी देर के लिए यूजर को वो थोड़ा सा गड़बड़ शो होगा कि इस पेज में कुछ गड़बड़ है। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट हम एंड पे इसलिए ऐड करते हैं कि वो लाइव इंटरेक्शंस के लिए यूज होती है। तो लाइव इंटरेक्शंस बाद में भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मतलब जब पूरा डॉक्यूमेंट लोड होगा, पूरी वेबसाइट लोड होगी, तो फिर ही जावास्क्रिप्ट के एक्शन जो है ना वो अमल में आएंगे। लेकिन सीएसएस को हम इसलिए ऊपर ऐड करते हैं कि वो फौरन से ही, जैसे सबसे पहले लोड ही सीएसएस हो, फिर जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है फिर लोड हो। ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें कि हमने इसको नीचे क्यों किया या ऊपर क्यों किया? तो सर CSS सर अब हम जो इधर एंटर करेंगे वो इधर हेडर में ही होगी उसका जी जी, उसको हम हेडर में इसलिए लिंक करते हैं कि ताकि जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड हो तो पहले हमारी सीएसएस लोड हो, फिर जो बॉडी का कंटेंट है वो लोड हो। और जावास्क्रिप्ट क्योंकि लाइव इंटरेक्शंस के लिए होती है वेबसाइट के ऊपर, तो इसको हम बाद में भी लोड करवा सकते हैं। ठीक है। तो इससे परफॉर्मेंस वेबसाइट की बहुत सही रहती है। अगर इसको हम ऊपर करेंगे तो उससे परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी वेबसाइट की लोड होने की स्पीड। सर अगर जावास्क्रिप्ट उसके लिए लाइव होती है तो ये एपीआई की क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये भी तो लिंक के लिए होती है ना, फ्रंट को बैक के साथ लिंक करते हैं या किसी की। सर आपकी ना आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आ रही थी। सर मैं ये पूछ रहा था, आप कह रहे हैं ना जावास्क्रिप्ट लाइव इंटरफेस के लिए इस्तेमाल होती है, तो फिर ये जो एपीआई कीज होती है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, ये भी तो लाइव इंटरफेस के लिए होती और वो कुछ आप और टॉपिक पूछ रहे हैं। वो एपीआई कीज जो होती हैं वो एक एक एप्लीकेशन किसी ने बनाई है, फर्ज कर लें किसी ने कोई एप्लीकेशन बनाई है और वो चाह रहा है कि इसको और लोग भी यूज़ कर सकें। ठीक है। तो वो उसको उसके लिए एक एपीआई बना देता है कि, और एपीआई लोग दूसरों को प्रोवाइड करता है कि आप मेरी सर्विस को इस एपीआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो उसका तो बिल्कुल और ही कंसेप्ट है मेरे ख्याल से। अगर सर जुबैर कुछ ऐड करना चाहें इसमें तो। हाँ जी सर। ऐसे होता है कि अभी जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, इस जावास्क्रिप्ट को यूज करके आगे हम एपीआई को कॉल कर सकेंगे। बगैर जावास्क्रिप्ट यूज किए हम एचटीएमएल के थ्रू एपीआई को कॉल नहीं कर सकते। तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट के जो फाउंडेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम पहले एक दफा कवर कर लें। फिर इस कोर्स के अंदर जरूर हम एपीआई की तरफ भी आएंगे और जेएस के थ्रू भी एपीआई कॉल करना सीखेंगे और पीएचपी के थ्रू भी। तो वो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता, लेकिन उससे पहले जो फाउंडेशंस हैं वो आपकी क्लियर हो जाए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी सर। जी। तो अब जो जावास्क्रिप्ट है वो एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनामिक का मतलब ये है कि जब हम HTML में लिखते हैं कुछ, जैसे आप H1 लिखते हैं और उसमें कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं और 2+2 करते हैं तो ये बिल्कुल एज इट इज आपको डिस्प्ले कराएगा फ्रंट एंड पे। ठीक है। लेकिन जब आप अच्छा, एक ये कि जब हम इसकी डिस्प्ले करते हैं, मतलब इसकी आउटपुट हमने देखनी हो जावास्क्रिप्ट में, तो उसको हम console.log से डिस्प्ले करवाते हैं, कुछ भी हमने फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाना हो या हमने रिजल्ट देखना हो। ठीक है। तो इसमें अगर मैं 2+2 करूँ ना तो इसका ये मुझे रिजल्ट देगा, ना कि स्टैटिक 2+2 शो करवाएगा। ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं फ्रंट एंड पे भी। ठीक है। तो ये 2+2 HTML से हो रहा है शो। और अगर मुझे जावास्क्रिप्ट की आउटपुट देखनी है तो मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। मैंने डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक किया और सबसे नीचे मुझे ऑप्शन शो हो रहा है इंस्पेक्ट का। ठीक है। और यहाँ से ये साइड मेन्यू शो होगा जहाँ पे एलिमेंट्स के साथ ही कंसोल शो हो रहा होगा। ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये जावास्क्रिप्ट की आउटपुट शो होगी यहाँ पे।
ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की जितनी भी आउटपुट हम देखेंगे वो अगर कंसोल डॉट लॉग करवाया तो हम यहाँ पे आके देख रहे होंगे उसको, ठीक है, थ्रू आउट द कोर्स, क्योंकि हम इसकी आउटपुट जो है वो कंसोल में ही देख रहे हैं अभी। तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना आना पड़ा है इसको देखने के लिए, इसके आउटपुट को। ठीक है, तो स्टैटिक में और ये भी मैंने बताया कि स्टैटिक में ये डिफरेंस है कि 2+2 लिखेंगे तो यहाँ पे एज इट इज़ वो 2+2 शो करवा देगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में 2+2 लिखेंगे तो उसकी वो आउटपुट दिखाएगा जो कि एक्चुअल में 2+2 बनता है। ठीक है, और ये कंसोल है, ये वाला ब्राउजर का कंसोल है, इसमें इस कंसोल में भी आप जावास्क्रिप्ट को पूरी को रन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक कंसोल डॉट लॉग बताया था, अभी मैं दूसरा एक फंक्शन बताता हूँ जावास्क्रिप्ट का, वो मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ आपको। मैंने अलर्ट लिखा और पेरेंथीज में मैं हेलो टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एंटर किया तो सॉरी हेलो लिखा गया मुझसे, मैं हेलो लिखना चाह रहा था। ठीक है, तो ये भी जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन है जो कि ब्राउजर कंसोल में रन हो सकता है, और मैं एंटर करूंगा इसको तो ये मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, मेरी वेबसाइट के ऊपर हेलो का अलर्ट शो करवाएगा, जिसमें मेरा टेक्स्ट लिखा होगा जो कि मैंने यहाँ इन स्ट्रिंग्स में दिया होगा। ठीक है, और ये दूसरा तरीका था इसकी आउटपुट देखने का, हम इधर भी अलर्ट शो करवा रहे होंगे इसकी आउटपुट को देखने के लिए, कंसोल डॉट लॉग भी करवा रहे होंगे, और एक थर्ड और है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, इसमें मैंने हाय देयर का मैसेज प्रिंट करवा दिया, तो ये डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट कर देगा, मतलब जैसे HTML की आउटपुट शो होती है वैसे यहाँ पे ये इसको राइट करवा देगा डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो ये तीन मेथड्स हैं ये जावास्क्रिप्ट के आउटपुट को देखने के लिए, जब हम कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे होंगे, हम फंक्शन टेस्ट कर रहे होंगे, इफ एल्स कंडीशन लगा रहे होंगे, तो हम इस तरह से उनका रिजल्ट देख रहे होंगे इन तीनों फंक्शन की मदद से। जी, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ये सर थोड़ा सा पीछे जाइएगा जावास्क्रिप्ट जहाँ पे है सर, हम बेसिकली इधर जावास्क्रिप्ट पे ये हम जो जैसे कंसोल लिख रहे हैं जो वट एवर जो भी हमारे यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं वो हमें उधर शो हो रहा है। ओके, तो इसका इंडेक्स डॉट HTML के साथ लिंक क्या मतलब कि हम इस पे क्या काम करेंगे और उस पे कुछ इसकी ना को समझ नहीं आई सर, ये शायद फर्स्ट टाइम है मेरा इसलिए। ठीक है, सर इसको ना अच्छा ये स्क्रिप्ट ऐप में डाल के शो करवा दें। जी मैम, ये जो जावास्क्रिप्ट है ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये HTML के डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए ना यूज होती है। ठीक है, तो हमने HTML का डॉक्यूमेंट ये बनाया और इसके साथ हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल वो ऐड की जिससे हमने इस डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करना, और हम इस फाइल को मॉडिफाई कर रहे होंगे, लेकिन ये तो स्टार्ट है ना, मतलब मैंने सिर्फ अभी आउटपुट देखना बताइए कि हम इसकी आउटपुट किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी उधर ही कंसोल में ही आपका ना शो हो रहा होगा। आई थिंक मैंने लिंक किया उसी स्क्रिप्ट में तो इसलिए। जी, तो मैंने HTML की फाइल में ही सिर्फ स्क्रिप्ट टैग लिखा और उसमें मैंने जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस लिखे हैं, तो ये मुझे शो करवा रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने मुझे ये वाला टेक्स्ट ऐड कर दिया मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, HTML के डॉक्यूमेंट के ऊपर। कंसोल डॉट लॉग 2+2 में ने 4 यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, और ये वाला HTML के थ्रू ही पावर हो रहा है। ठीक है, यस आई गॉट दैट, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? ठीक तो है, तो हम यानी कि सर ये भी उसी तरह है जैसे हम स्टाइलिंग करते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टाइलिंग, तो जावास्क्रिप्ट भी सेम इसी तरह होती है, यानी कि हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं और इसके अलग भी फाइल बना के लिंक करके कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो थैंक यू हम सर। थोड़ा सा, मैं इसलिए कह रहा था कि ताकि, क्योंकि हमने एट द एंड हमने एक्सटर्नली यूज़ करनी होती, तो मैंने इसलिए शुरू में ही उसको एक्सटर्नली लिंक कर लिया। ठीक है, तो ये दो थे और इसके अलावा एक और था अलर्ट। तो इसके बाद डाटा टाइप्स आती हैं कि हम इस लैंग्वेज में कौन सी डाटा टाइप्स हैं और हम उनको किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडिंग,
और सबसे पहले डाटा टाइप एक से इंटीजर्स। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर ऊपर तो जी कंसोल में तो आ गया ना, वो जिस तरह से आप लॉग लिखा हो 2+2 वो आपको दे रहा है। डॉक्यूमेंटेशन में हम राइट मतलब कुछ भी लिख रहे हैं अपना पैराग्राफ या पैसेज कुछ भी आपने लिखना वो आ गया। अलर्ट जी में जी। किस चीज़ का, उसमें भी तो हम इसी तरह से लिख रहे हैं। अलर्ट में आपने अगर कोई ऊपर, जैसे ये अलर्ट शो हो रहा है, अगर आपने इस तरह का अलर्ट शो करवाना है तो आप इस तरह से करवा सकते हैं। ठीक है, समटाइम इस तरह से होता है कि कुछ वेबसाइट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप इसको क्लिक नहीं कर सकते, तो वो इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि उस अलर्ट शो करवा देते हैं कि मतलब ना ये ओपन नहीं कर सकते आप वेबसाइट, या ये अलाउड नहीं है, इस तरह से ना वो अलर्ट शो करवा रहे होते हैं, तो वो इन्हीं फंक्शन के थ्रू शो करवा रहे होते हैं। तो मैंने तो इसलिए बताया था कि अगर हमने कोई आउटपुट देखनी है तो बजाय हम कंसोल डॉट लॉग में यहाँ मैं इसको करूँ और फिर इंस्पेक्ट में जाऊँ और फिर कंसोल में जाके अपनी आउटपुट देखूँ, तो बजाय इसके हम इधर अलर्ट में ही देख रहे होंगे आउटपुट अपनी, ताकि हमारा टाइम बच जाए। ओके सर, थैंक यू। जी। तो इंटीजर डाटा टाइप है सबसे पहले। इंटीजर्स पता भी चल रहा है नाम से ही, 1 2 3। ठीक है, इस तरह के जो भी इंटीजर्स होंगे वो एक डाटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। तो नंबर बेसिकली हैं, ये इंटीजर डाटा टाइप को ना शो करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्लोट है डाटा टाइप। फ्लोट वाले वो जो जिनके साथ पॉइंट्स में वैल्यू होंगी, ठीक है, 1.2 और 3.4, इस तरह से जिनके साथ पॉइंट्स में वैल्यू होगी वो फ्लोट डाटा टाइप होगा। तो ये बेसिक्स है, और ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होंगे और आपको हर डाटा टाइप की ना टाइप पता होनी चाहिए कि एक नंबर है तो उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, अगर कोई पॉइंट्स में वैल्यू है तो उसकी डाटा टाइप फ्लोट है, क्योंकि जब ये एक दूसरे के साथ मिक्स होती हैं तो फिर उनमें एरर्स आ जाते हैं और उनको कन्वर्ट करना पड़ता है एक टाइप से दूसरी टाइप में, तो इसलिए इनका पता होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो थर्ड डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में कोई भी जो टेक्स्ट में हो वैल्यू, मतलब कि जैसे नाम हो आपका, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, जैसे ये हेलो वर्ड शो करवा रहा है, हेलो, और ये वर्ड और ये देयर। ठीक है, जो भी टेक्स्ट में होगा, लेकिन वो सिंगल कोट्स में होगा या डबल कोट्स में होगा, ये भी डबल कोट्स में है, तो मैं सिंगल कोट्स में भी इनको कर सकता हूँ। तो ये स्ट्रिंग का बेसिकली डाटा टाइप है। ठीक है, जो भी टेक्स्ट की फॉर्म में होगा वो स्ट्रिंग डाटा टाइप होगा। उसके बाद बुलियन डाटा टाइप है। सर सर एक सेकेंड, ये चीज कंफ्यूज कर रही है कि हम ये चीजें हम जेएस में कर रहे हैं, ये एचटीएमएल में हमने मतलब हम कर जेएस में रहे हैं, तो एचटीएमएल में भी उधर हम फंक्शंस करेंगे, ये सिर्फ जेएस में ही होगा, जावास्क्रिप्ट में ही? जी ये मैंने जब बताया आप कि इंटीजर्स फ्लोट या जस्ट फॉर एक आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि वो मतलब वेदर दैट इज इन जेएस में हो या एचटीएमएल में हो, डजंट मैटर, मतलब जस्ट एक इंट्रो है, या कि करना ही इसको जेएस में है, इस तरह से जो चीजें ले रहे हैं हम। ठीक है, मैंने बताया कि जैसे जावास्क्रिप्ट जो है ना वो एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एचटीएमएल जो है वो स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से हम अपने एचटीएमएल में चेंजेस कर रहे होंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट की मदद से हम किस तरह चेंजेस करेंगे, हमें पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हमें उसको पता होना चाहिए कि उसमें डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, हम कंडीशंस किस तरह से लगा सकते हैं। तो ये पूरी जावास्क्रिप्ट ही है जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मतलब कि एचटीएमएल नहीं है, लेकिन हम इसकी मदद से एचटीएमएल के एलिमेंट्स को चेंज कर रहे होंगे, टैग को चेंज कर रहे होंगे, उसके ऊपर प्रॉपर्टीज लगा रहे होंगे, हम उसके स्टाइलिंग को चेंज कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। मतलब हम जावा से के जो पेज पे हम जो काम करें, इंडेक्स डॉट जेएस की जो हमने फाइल बनाई है, इस पे जो हम काम कर रहे हैं, इसका इफेक्ट एचटीएमएल पे भी हो रहा है। ठीक है, और हमें इधर अभी भी आउटपुट वैसे भी शो हो रही है। अभी फिलहाल इसका इंडेक्स डॉट एच के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। जब हम डोम पढ़ेंगे और खुद से हम इफेक्ट ऐड करेंगे, हम इसको मतलब हम HTML के डॉक्यूमेंट को इससे इफेक्ट करवाएंगे खुद से, हम उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करें। अभी मैंने कुछ भी उसका चेंज नहीं किया। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था ना, ये वाला, ये डॉक्यूमेंट बेसिकली जिसके साथ लिंक है ना उसी को टारगेट करेगा, तो इसके साथ डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ही लिंक था, वो था HTML का, तो इसलिए उसने उसके ऊपर राइट कर दिया है ये थे। ठीक है, इसी तरह से डोम में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हम उसके एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं डायरेक्टली। जैसे H टैग है, P टैग है, जो हमने HTML में पढ़े हैं, हम उनको डायरेक्टली टारगेट करके हम उनमें अपना टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, कलर्स को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन
आपको ना पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करेंगी HTML के डॉक्यूमेंट को चेंज करने के लिए। ओके सर, थैंक यू। जी। तो अभी परेशान ना हो वैसे, मतलब अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, जब हम डोम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये HTML के डॉक्यूमेंट को चेंज करता है। राइट सर। ठीक है। उसके बाद बुलियन डाटा टाइप में ट्रू और फॉल्स आते हैं, मतलब या तो वो एक स्टेटमेंट गलत होगी या सही होगी। ठीक है, तो इसमें ट्रू और फॉल्स है। और इसके बाद एक और डाटा टाइप होती है इसमें अनडिफाइंड। ठीक है। अनडिफाइंड की बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई एक वेरिएबल आपने वेरिएबल इनिशिएट करवाया लेकिन उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो समटाइम्स ये एरर शो करवाता है कि कोई भी आपने वेरिएबल इनिशिएट कर दिया लेकिन उसको वैल्यू नहीं असाइन की, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट में आपको एरर शो करवा देगा, कोई भी आउटपुट नहीं शो करवाएगा। तो पता होना चाहिए कि क्यों अनडिफाइंड आता है। ठीक है। और नल, इसलिए नल भी एक डाटा टाइप है। नल इसलिए यूज करते हैं कि समटाइम हम करवा रहे होते हैं कि हम फंक्शन हमने ऐड किया और हम चाह रहे हैं कि अगर बेस्ड ऑन आवर कंडीशंस के इसमें एंड पे एक नल स्टोर हो जाए ताकि वेरिएबल जो है वो अनडिफाइंड ना रहे, तो हम उसको नल के इक्वल कर देते हैं। ठीक है। तो ये इसलिए नल डाटा टाइप यूज होती है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है डाटा टाइप्स में? अभी तक हमने ये डाटा टाइप्स पढ़ी हैं। नो सर, क्लियर। ऑब्जेक्ट और एरे डेटा टाइप नहीं है? समझ नहीं आई? ऑब्जेक्ट और एरे। जो एरे है, एरे भी हमने पढ़नी है। मतलब एरे में जो नंबर स्टोर होते हैं वो एरे की फॉर्म में इस तरह से स्टोर होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक एरे ली है और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर स्टोर होते हैं और इनको हम इंडेक्स की मदद से कॉल कर रहे होते हैं। जिस तरह से एरे है एक, और इसमें अगर फर्स्ट एलिमेंट आपने कॉल करना है तो जीरो से मतलब जीरो उसमें लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये आपको वन रिजल्ट दे देगा। ठीक है। और अगर सेकंड एलिमेंट आपने करना है तो आप वन लिखेंगे और वो टू शो करवा देगा इस तरह से। ठीक है। तो इसके बाद हम सर मैं पढ़ते इसमें एक हैं चीज ऐड करना चाहता हूँ। हाँ जी जी सर। अच्छा, अभी तक हमने ना डाटा टाइप्स पढ़ी हैं कि जो हमारा डाटा है वो कितनी टाइप्स में हो सकता है। ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। जो आप पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, या अगर पाइथन से किसी का बैकग्राउंड तो डिक्शनरी और अरे, ये दोनों जो है ये डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल जो हम फोकस कर रहे हैं वो डाटा टाइप्स के ऊपर पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज कि अगर किसी ने पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हुई है, चाहे वो पाइथन है, PHP है, या कोई और उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक दफा की हुई है, तो उसके लिए ये चीजें काफी आसान होंगी। तो ये एक दफा हम फिर भी रिवाइज करें ताकि जिसका बिल्कुल न्यू इंटरेक्शन है प्रोग्रामिंग के साथ उसको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। जी। जी सर। तो इसके बाद अब डाटा टाइप्स हमने पढ़ ली और अब हम वेरिएबल्स को पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स हम इसमें किस तरह से इनिशिएट करते हैं, किस तरह से एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अगर हमने वेरिएबल्स एक न्यू वेरिएबल लेना है तो हम उसको किस तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है। तो इस जावा स्क्रिप्ट में कीवर्ड्स यूज होते हैं वेरिएबल को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है। उनमें वेर है और लेट है और कॉन्स्ट है। ठीक है। ये तीन कीवर्ड यूज होते हैं। जब भी हमने एक न्यू वेरिएबल लेना है तो आप इन तीनों कीवर्ड्स में से एक कीवर्ड यूज करेंगे और उस वेरिएबल को इनिशिएट कर सकेंगे। ठीक है। अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। और अगर अब मैंने एक वेरिएबल लेना है जैसे लेट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, कुर्बान, मैंने अपना नाम लिख दिया। और मैं वेर से भी अपने वेरिएबल को लिख सकता हूँ। ठीक है, एज इज इक्वल टू 20। और मैं कॉन्स्ट से भी एक वेरिएबल को लिख सकता हूँ। ठीक है। तो अब इन तीनों में डिफरेंस ये है कि जो लेट है उसको हम दूसरी दफ़ा असाइन नहीं कर सकते। मतलब दोबारा से उसको ना एक दफ़ा हमने नेम का वेरिएबल जो है वो लिख दिया, इनिशिएट करवा दिया, हम इसको दोबारा से इनिशिएट नहीं करवा सकते। जैसे मैंने लेट नेम लिखा और मैं फिर से लेट नेम करके इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूँ, मैं मतलब अपना मैंने पहले नाम लिखा था और अब मैंने फिर से दोबारा नेम का वेरिएबल असाइन किया और उसमें मैंने वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की, तो मैं ये नहीं कर सकता लेट के कीवर्ड के साथ। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एज वैर के कीवर्ड के साथ करूंगा तो ये मैं कर सकूंगा यहाँ पे। ठीक है, एज 1 और मैंने अब इसको 30 कर दिया, तो ये ट्रू है। मतलब ये इसमें कुछ गलत नहीं है।
लेकिन ये वाला एरर देगा आपको। ठीक है, आप दूसरी दफ़ा एक वेरिएबल को साइन कर रहे हैं वैल्यू तो लेट के साथ, तो वो गलत है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। और अगर वैर के साथ अगर आपका कोई वेरिएबल है और उसको आप दूसरी दफ़ा से साइन कर रहे हैं तो वो ट्रू है, वो पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, इस तरह ही कॉन्स्ट के साथ भी पाई की वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहें 3.15 आपने कर दी यहाँ पे, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी रॉन्ग है जावास्क्रिप्ट में। और इसके अलावा जैसे ये है, मैंने एक नेम लिखा और नेम मैंने एक दफ़ा वेरिएबल को ना इनिशिएट कर दिया लेट के नाम से, लेकिन मैं सॉरी इसको फॉर ना दोबारा से। इंटरप्शन, सॉरी फॉर जी जी। इंटरप्शन। हम ये जो लेट वेर है या कॉन्स्ट है, ये हम अपने अगर वेब पेज बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं तो वहां पे हम किन चीजों में ये यूज करेंगे कि जहाँ पे हम चेंज नहीं ला सकते, किस चीज में हम चेंज ला सकते हैं? तो ये थोड़ा सा अगर उस पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा आइडिया दे दें तो। जी जी। सर मैं हाँ आंसर करता हूँ इसका। जी मैम, जी सर। अच्छा मैम, ऐसे है कि ना इस टाइम पे हम सिर्फ एक बेसिक सा जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स कैसे होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, और कुछ लाइक डेटा स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिए, अरे और ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें जो हैं ये आपको तब समझ आएंगी जब हम डॉम के ऊपर आएंगे। तो डॉम जो है वो एक इसके बाद का टॉपिक है। जैसे अगर आपको आपके बैकग्राउंड से मैं बता दूं कि आपने पाइथन पढ़ी थी, पाइथन की बेसिक्स चीजें पढ़ी थी, उसके बाद अगर आपने फ्लास्क यूज किया हो या पाइथन की कोई भी लाइब्रेरी यूज की हो, तो आपको तब समझ आ रही होती है कि हम पाइथन को यूज करके किस तरह से चीजें बना रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा आगे चला जाता है क्वेश्चन, तो हम एक दफा ये इंट्रोडक्शन कवर कर लें लैंग्वेज का, जिसके अंदर कुछ बेसिक चीजें आ जाती हैं। अभी आगे लूप्स आ जाएंगे या इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाएगी, तो फिर उसके बाद वो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है कि लाइक लेट में और वार में डिफरेंस क्या है, तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी डिफरेंस भी बता दें, डिफरेंस क्या है बेसिकली लेट और वार में देखा जाए, क्योंकि उसमें तो हम डुप्लीकेट नहीं ले सकते हैं, डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, बट वार में है और कॉन्स्ट उधर नीचे वाले में भी नहीं है, कॉन्स्टेंट में भी नहीं है। जी, मैं थोड़ा सा और डिफरेंस बताता हूँ तो आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने नेम का वेरिएबल एक डिक्लेयर किया और मैंने इसको वैल्यू साइन कर दी अपने नाम से। ठीक है, अब मैं इसको वेरिएबल को साइन नहीं कर रहा, मतलब दोबारा से लेट का कीवर्ड नहीं ऐड कर रहा, लेकिन उसको सिर्फ नाम दे रहा हूँ। अच्छा, जो ये जो नेम का जो वेरिएबल है, नेमिंग कन्वेंशन में ये अलाउड नहीं, आई थिंक, या कुछ इसमें है। तो अब ना नेम वन से मैंने कर दिया इसको। ठीक है, लेट मैंने नेम किया नेम वन और मैंने अपना नाम असाइन कर दिया। अब मैंने इसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मैंने इसके इस वेरिएबल की वैल्यू जो है चेंज कर दी, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, इस कीवर्ड से, और हम देख भी लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले साइन किया था लेट के नाम से, और लेट नेम वन से मैंने अपना पहला नाम साइन किया था, और फिर मैंने वेरिएबल में हेलो प्रिंट करवा दिया था, हेलो स्टोर करवा दिया, तो मुझे हेलो ही शो करवा रहा है वो। ठीक है, ये वाला। और ये वाला जो वैर है, वैर का अच्छा सर, कुर्बान लेफ्ट कर रहे हैं, कर गए हैं। मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। है? सॉरी, थोड़ा इंटरनेट का इशू है शायद। जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, तो अगर आप इसी वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर करके दोबारा से साइन करना चाह रहे हैं ना, तो आप फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, फंक्शन फंक्शन से बाहर नहीं कर सकते। तो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, माय फंक्शन मैंने फर्ज कर लें इसको कर दिया, जब हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस पढ़ेंगे ना, तो तब ये और क्लियर हो जाएगा आपको।
ठीक है, अब मैंने पहले मैंने दिया था लेट के नाम से, मैंने लेट से एक न्यू वेरिएबल लिया था नेम वन, और मैंने उसको वैल्यू असाइन की थी कुर्बान, और जो मैंने फिर उस नेम वन को एक फंक्शन के अंदर लिखा, और अब मेरे लिए ये ट्रू है। आप देख रहे हैं कि इसके नीचे अब रेड लाइन शो नहीं हो रही, जबकि ये इनमें शो हो रही होगी क्योंकि ये डबल हो रहा है, लेकिन इसमें रेड लाइन शो नहीं हो रही। तो इसका मतलब हम फंक्शन के अंदर लेट को दूसरी दफ़ा लेट के नाम से सेम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात ही एक। उसके बाद जो हम वैर के कीवर्ड है, वैर को हम कभी भी कहीं भी दोबारा से डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को साइन भी कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन के बाहर भी। ठीक है, तो मैं अलर्ट में इसकी वैल्यू देखता हूँ और देखता हूँ कि मुझे कौन सी वैल्यू मिल रही है। सर आई थिंक आप पेज रिफ्रेश करें एक दफा। मैं कर रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं और उसमें ऊपर भी थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, वो रेड हुआ हुआ है कि शायद कोई एरर आ रहा रहा। है जी जी, इंडेक्स डॉट ओके। जेएस में। एक्चुअली यही, हाँ, ये बिल्कुल यही एरर था। हाँ हाँ, कि हमने दूसरी दफ़ा से दोबारा से साइन की तो ये एक एरर है, और ये कुछ भी एग्जीक्यूट ही नहीं करवाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू मैंने दोबारा से उसको रीअसाइन की थी, तो ये देखें आप, मतलब आपको ना पूरे डॉक्यूमेंट में एरर शो शुरू हो जाएगा अगर आप इस तरह से करेंगे तो अब ये शो हो रहा है। एक छोटा सा एरर जो है ना, आपके पूरे जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने से रोक देगा। तो जैसे मैंने अब वेरिएबल किया था एज, और मैंने फिर दोबारा से वेरिएबल डिक्लेयर किया, और थर्ड टाइम मैं सिर्फ एज को ही 40 करूंगा ना, तो अब हम देखते हैं कि अब मुझे वो 40 शो करवाएगा, मतलब डिक्लेयर करने के बगैर भी मैं उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वैर के लिए था। अब कांस्टेंट के लिए, कि ना तो आप कांस्टेंट को दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही इसकी वैल्यू को साइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू अनचेंजेबल है। जब भी आप किसी भी वेरिएबल में आपने कांस्टेंट यूज किया और उसको एक वैल्यू साइन कर दी, तो उस वेरिएबल की वैल्यू अनचेंजेबल है। ठीक है, चाहे मैंने एक दफ़ा इसको वैल्यू साइन की दोबारा से एक क्या नाम है कीवर्ड के साथ कॉन्स्ट, तो ये एरर दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसको हटा भी दूंगा, मैं वैल्यू साइन करूंगा तो फिर भी शो नहीं होगा मुझे, मतलब चेंज नहीं होगा वो। तो मुझे एरर दे रहा है, मुझे कंसोल में जाकर देखना पड़ेगा कि मुझे क्या एरर मिल रहा है। अब देखिए, अनकार्ड टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब कि दोबारा से हमने कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा से साइन करने की कोशिश की है, तो ना तो मुझे अलर्ट दिखा रहा है और मुझे एरर मिल रहा है एक। तो जो भी आप वेरिएबल कांस्टेंट के साथ क्लियर करेंगे उसकी वैल्यू अनचेंजेबल है। ठीक है, तो ये इसमें एक एक मुझे पॉइंट है इसमें कि इस ये हम तब यूज करते हैं कि जब हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कोई हो, और हम उसको कांस्टेंट के वेरिएबल में असाइन करते हैं, इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बहुत सही है कि कोई हैकर जिसको कोई आपके वीक पॉइंट आपके वेब में पता है, और वो आपके वो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक्सेस कर सकता है, मतलब उसको चेंज कर सकता है या उसको एक्सेस कर सकता है। तो डोम की मदद से ना आप किसी भी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर आपने वो कांस्टेंट के वेरिएबल में असाइन की होगी ना, तो वो एक्सेस नहीं कर सकेगा और ना उसको चेंज कर सकेगा। ठीक है, तो ये इस क्या नाम है कॉन्स्ट का फायदा फायदा है एक, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नेक्स्ट हम नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक ही चलते हैं। सर ये आप जो एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं ये कौन सा है? कौन सी? ये जो ऑटो वो दे रही है सजेशंस आपको? ये गिटहब को पायलट है, तो ये पेड है, ये फ्री नहीं है। अच्छा चलो सही है। जी। और काफ़ी हैं एक्सटेंशन, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो मैं शेयर कर दूंगा। जी सर कुर्बान, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे यहाँ पे ये है कि आप ये जो वेरिएबल डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, इसको आपने 3 बार जो है 2 बार डिक्लेयर करवाया है। ठीक है, तो आपको जो है वो रीसेंट जो आपने डिक्लेयर करवाया है वो वाली
आउटपुट जो है वो अलर्ट में शो करवा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हो रहा है कि ये पिछली वैल्यूज को डिलीट करता जा रहा है और नई वाली वैल्यूज को स्टोर करता जा रहा है। दोबारा से जब हम इसको डिक्लेयर करवा रहे हैं वेरिएबल एज में, एक न्यू हमारा डेटा स्टोर करवा रहे हैं, तो पिछली वाली को ये डिलीट करता जा रहा है, या हम पिछली वाली को भी अगर चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं? इसका ना मुझे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब हम एक वैल्यू को, मतलब एक वेरिएबल है ना, मतलब फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक वेरिएबल है एज का और उसमें 20 स्टोर है। ठीक है, तो जब हम एज को 30 दे देंगे ना, तो ये वाली वैल्यू अनअसाइंड रहेगी मेमोरी में। ठीक है, अनयूज्ड रहेंगी। ठीक है, अब हम उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई रेफरेंस ही नहीं है हमारे पास। जैसे हमारे पास 30 का रेफरेंस तो ये है कि हम इसको इसकी मदद से कर सकते हैं एक्सेस, लेकिन ये जो है मेमोरी में आई थिंक रहेगा, लेकिन अनयूज्ड रहेगा। और उसको एक नाम देते हैं कि अनयूज्ड मेमोरी, या इस तरह से कुछ नाम देते हैं कि वो मेमोरी में ना अनयूज्ड पड़ा रहता है और वो एक्सेसिबल भी नहीं होता। तो जी जी ठीक है। डिलीट नहीं होता, मेरे ख्याल से मेमोरी में रहता है लेकिन अनयूज्ड रहता है। और क्योंकि हम उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ उसका रेफरेंस ही नहीं है। जैसे 30 को हमारे पास एक्सेस करने के लिए उसका वेरिएबल है एज, लेकिन 20 को एक्सेस करने के लिए हमारे पास उसका रेफरेंस नहीं है, तो हम उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो वो मेमोरी में रहेगा लेकिन अनयूज्ड। ओके सर। जी। तो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं, जो हम नाम यूज़ करते हैं वेरिएबल के साथ, उनको उनको डिक्लेयर करने का, उनको यूज़ करने का नाम को, मतलब नेमिंग कन्वेंशन हम किस तरह से करें कि हमारा जो है वो कोई एरर कम आए। जैसे मैंने लेट किया स्टार्ट, और क्या करता हूँ कि मैं इससे स्टार्ट कर लेता हूँ अपने वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो ये एक रॉन्ग कन्वेंशन है नेमिंग की कि आप इससे, आप एट द रेट से एक वेरिएबल। जी सर, कुर्बान से वो लेफ्ट करके वो रिज्वाइन कर रहे हैं। तब तक किसी को कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है, किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया। सर नल और अनडिफाइंड में फर्क थोड़ा सा बता दें। जी और ये थोड़ा नेट का इशू है मेरी साइड। तो सर ये मीटिंग लाइव ही रहेगी क्योंकि मैंने होस्ट की थी लाइव, और जी मैं सर, ये डिस्कनेक्ट। लाइब्रेरी की। जी जी। ओके। अच्छा सर, एक एक क्वेश्चन हुआ है, मैं उसका ना आंसर देता हूँ कि नल और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे हमारे पास जीरो होता है ना, ठीक है, तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये नल है। ठीक है, तो नल एक हमारे पास एलिमेंट है जो ये बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, लेकिन वहाँ पे हमारे पास नल वैल्यू पड़ी हुई है। और अनडिफाइंड का मतलब है कि वो डिफाइन ही नहीं है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर। जी। जी मैम, सुना रहा आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर, मैंने आपसे पूछना था कि जो वेरिएबल है, सर ने जैसे कहा था कि हमारे पास 20 जो वैल्यू है ना वो मतलब कि असेस नहीं होगी, उससे अगली वैल्यू असेस होगी। जैसे वेरिएबल एज 30 है, तो मैंने ये पूछना था कि अगर वो असेस नहीं होगी और मेमोरी में पड़ी भी रहेगी तो वो स्पेस नहीं लेगी? मैम, इससे इतना डिफरेंस तो नहीं आता क्योंकि एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू हमने रीअसाइन कर दी है। तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आता अगर आप वेबसाइट की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बात करें, जैसे हम लीड कोड में स्टडी कर रहे होते हैं। यस सर। जी। तो इनको ना जो अनअसाइंड वैल्यूज होती हैं इनको गार्बेज वैल्यूज बोलते हैं। मैंने ये टर्म सुनी थी तो मैंने सोचा शेयर कर दूं कि जो हम वेरिएबल जिनका कोई रेफरेंस नहीं होता मेमोरी में। ठीक है, तो अब मैं बताने लगा हूँ कि हम जो वेरिएबल्स के नाम चूज करेंगे वो किस तरह से चूज करेंगे, और कौन से कीवर्ड जो है हमें नहीं यूज करने, ताकि हमारे वेरिएबल के नाम में कुछ गड़बड़ ना आए और हमें कोई एरर ना दे। ठीक है, तो सबसे पहला एट द रेट है कि आपने शुरू में नहीं लगाना या एंड पे नहीं लगाना, अपने वेरिएबल में यूज नहीं करना। ठीक है, उसके बाद जो समटाइम्स ये होता है कि आप ना इस तरह से भी अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं, और
मतलब टू नेम्स के साथ, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल, और उसमें आप माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें माइनस जो है वो भी रॉन्ग कन्वेंशन है, जो कि बाकी काफ़ी लैंग्वेज में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम माइनस को यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल्स के साथ, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस यूज़ किया तो ये एक रॉन्ग वेरिएबल है, मतलब ये उसको दिखा रहा है कि ये आप इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन बाकी काफ़ी लैंग्वेज में ये हम कर सकते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में ये नहीं कर सकते, ठीक है। सर इस तरह से लेट और सर अंडरस्कोर जी जी यूज कर सकते हैं? अंडरस्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो मैं अभी ये वो बता रहा हूँ सिर्फ जो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाकी आप और भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा जब कर रहे हो, लेकिन मोस्टली ट्राई यही करें कि आप किसी कीवर्ड से स्टार्ट करें, और जब मतलब जावास्क्रिप्ट में ये खास ख्याल रखिए कि आप माइनस यूज़ ना करें, हाइफन जिसको कहते हैं, आप अंडरस्कोर यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये सेकंड में लिखा, और सेकंड मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन मतलब इसमें मैंने माइनस नहीं ऐड किया, लेकिन ये भी गलत है। जब आपने हैश से स्टार्ट कर लिया एक वेरिएबल का नाम, तो ये भी एक रॉन्ग कन्वेंशन, आप ये नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। इसके अलावा आप एंड नहीं यूज़ कर सकते शुरू में, ठीक है। लेट एंड, और उसके अलावा आप ये हैश फॉरवर्ड स्लैश यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके अलावा काफ़ी सिंबल्स हैं, तो आप इनको एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि कौन कौन से हम नहीं यूज़ कर सकते। और जब आप कर रहे हो ये प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में, तो कोशिश ये करें कि आप एक कीवर्ड से स्टार्ट करें, मतलब टेक्स्ट से स्टार्ट करें, और उसमें माइनस भी यूज़ ना करें, अंडरस्कोर यूज़ कर लें, ठीक है। तो इस यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, और टाइम भी हमारे पास 3 मिनट है, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम कल से नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सर ये डोम जो होता है ये थोड़ा सा समझा कि क्या होता है, और इसके साथ हम जो इंटरेक्शन करते हैं तो अक्सर जी जी यानी बिल्कुल, डोम। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई थी, तो मेरे ख्याल से उतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, और अगर हम अभी से वो स्टार्ट कर लेंगे तो वो फिर काफ़ी लंबा चला जाएगा, और एक एक चीज़ बतानी